सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत फिर से महंगी करने की तैयारी। ओगरा ने 10 रुपये फी लीटर तक बढ़ाने की सिफारिश कर दी है। ओगरा समरी में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 90 पैसे फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश की गई है। हाई स्पीड डीजल 10 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ है। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे। नई कीमतों का इतलाक वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के बाद होगा। लेवी और सेल्स टैक्स कम करके अवाम को रिलीफ दिए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत ने बिजली 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में इजाफा सेमाही टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दी। कीमतों में इजाफा 1 अक्टूबर से होगा। नेपरा ने सेमाही टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने का फैसला किया था। समरी वजारत तवानाई की जानिब से भिजवाई गई थी। शहबाज शरीफ ने बिजली पेट्रोल की कीमतों और टैक्स में इजाफे को मिनी बजट करार दे दिया। कहते हैं ये हुकूमत चलेगी तो मईशत नहीं चलेगी। हुकूमत ने एक नया बम फेंक दिया है। बजट तकरीर में जो कुछ कहा वो सच और हुकूमत झूठी साबित हो गई। बताया था हुकूमत मिनी बजट लाएगी। इम्पोर्टेड महंगाई पर काबू पाने के लिए अपनी पैदावार बढ़ाना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसान पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं रुपए पर दबाव आर्जी है, जल्द काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत किसानों की मदद के लिए पुरअज़्म है। बोले इस कमज़ोर तबके को NRO की ज़रूरत नहीं। किसान जो कमाएगा वो अपनी ही ज़मीन पर लगाएगा, लंदन में फ्लैट नहीं खरीदेगा। मेहनत कश तबके की मदद करना है, ये अल्लाह को खुश करना है। इंसाफ तो कमजोर को चाहिए होता है, ताकतवर तो चाहता है कि मैं कानून के ऊपर हूं, मैं मुझे NRO मिल जाए। जब छोटा किसान खुशहाल होता है वो तो बाहर पैसे नहीं लेके जाएगा, वो तो कोई लंदन में फ्लैट नहीं लेगा, वो अपनी जमीन पे पैसा लगाएगा। कभी सोचा नहीं पानी की स्टोरेज का। 50 साल के बाद बड़ी डैम्स बन रही है पाकिस्तान। हमारी जो कोशिश है अपनी पैदावार बढ़ाएं। हमारा इंपोर्ट का बिल 53% ज्यादा बढ़ा एक साल में। ये जो रुपए पे प्रेशर पड़ा हुआ और ये आर्जी है, इंशाल्लाह ये कंट्रोल हो जाएगा। जो बाहर से महंगाई इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, इसके लिए अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजें यहां बनाएं। हमारी आबादी 4 करोड़ थी 1947 में और आज पहुंच गई 22 करोड़। जिस तरह हमारी आबादी बढ़ रही है उसी तरह हमें अपना ज़हन इस्तेमाल करके अपनी पैदावार भी बढ़ानी है और उसके लिए किसानों की सबसे ज़्यादा हमने मदद करनी है। आपको मेहनत की पूरी कीमत दिलवाएंगे, जो आपका मेहनत का फल है वो पूरा आपको मिलेगा। हर तरह आपकी मदद करते रहेंगे, क्योंकि ये मेरा ईमान है कि जब हम अपने किसानों की मदद करेंगे हम पाकिस्तान की मदद करेंगे। नून लीग के मुशावरती इजलास में एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत के चर्चे। खुफिया इजलास 12 अक्टूबर को शहबाज शरीफ की सदारत में हुआ। मरियम नवाज शरीक न हुई। मुफाहमती रहनुमाओं ने मौजूदा हालात में इस्टेब्लिशमेंट का साथ देने की बात की। और क्या क्या हुआ जानते हैं नईम अशरफ भट्ट से। जी नईम, अपडेट कीजिए इस इजलास की अंदरूनी कहानी। ये सबब 12 अक्टूबर को यहाँ लाहौर में ही मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की जो रिहाइश का है वहाँ पर जो मुफाहमती कहेंगे अक्सरियती रहनुमा वो उनका इजलास हुआ। अगरचे उसमें शाहिद हकान अब्बासी भी थे, लेकिन अक्सरियत जो थी वो शहबाज शरीफ के हम ख्यालों की थी। और उसमें जो 2 मुफाहमती रहनुमा हैं उन्होंने बड़ी एक अहम बात की और ये कहा कि जो इस वक्त हुकूमत की टेंशन चल रही है इदारों के साथ, इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को ये मौका है हम सपोर्ट करें। 2-3 रहनुमाओं ने जब ऐसी बातें की तो कुछ जो थे उन्होंने खामोशी इख्तियार की, जिनमें शायद हकान अब्बासी भी थे, उन्होंने भी अपनी राय नहीं दी। लेकिन एक अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ जो मेज़बान थे वहाँ मौजूद थे, उन्होंने इस राय की मुखालफत नहीं की, यानी उनकी मर्जी से ये बातें हो रही थी। इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात जो मुफाहमत के लोग हैं उस इजलास में उनकी तरफ से आई कि जो मियाँ साहब ने यानी नवाज शरीफ ने चंद रोज पहले एक खिताब में कहा कि अगर इलेक्शन शफाफ हो जाएं तो वो भी मुफाहमत के वो कायल हैं और वो लड़ने का उन्हें शौक नहीं। तो कुछ मुफाहमत वाले रहनुमाओं ने इस इजलास में कहा कि ये तो अच्छी बात है, यानी उन्हें कोई उम्मीद नजर आती है कि शायद वो नवाज शरीफ को दोबारा इस तरफ लेकर आएंगे और एस्टेब्लिशमेंट से एक फिर दोबारा एक नई डील या कह लें कि मुफाहमत की बात होगी। इस इजलास में जिसको खुफिया रखा गया 12 अक्टूबर को हुआ, इसमें ख्वाजा साद रफीक थे, ख्वाजा आसिफ थे, अयाज सादिक, राना तनवीर, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, ये सब शरीक थे। और समा ने 12 मरतबा नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब से इस मुतल्लिक
मौकफ लेने की कोशिश की, उन्हें फोन किए, मैसेज किए, उन्होंने अपना मौकफ नहीं दिया। ये उनकी मर्जी है, लेकिन ज़राए के मुताबिक और वहाँ पर मौजूद रहनुमाओं के मुताबिक ये बातें हुई हैं और एस्टेब्लिशमेंट से दोबारा मुफाहमती जो ग्रुप है वो मुफाहमती रहनुमाओं ने मौजूदा हालात में एस्टेब्लिशमेंट का साथ देने की बात की है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट। हत्तक इज्जत मुकदमे में रेहाम खान को शिकस्त, जुल्फी बुखारी से मुआफ़ी मांग ली, भारी जुर्माना अदा करेंगी। वीडियो पैगाम जारी कर दिया, कहा कि मुसलसल 3 दिन अपने ट्विटर अकाउंट पर ये माजरत अंग्रेज़ी और उर्दू में पोस्ट करेंगी। तो आपको बताएं कि हत्तक इज्जत मुकदमे में रेहाम खान को शिकस्त, जुल्फी बुखारी से उन्होंने माफ़ी मांग ली। मैं माजरत खां हूँ। मैं अब समझती हूँ कि जो इल्ज़ामात मैंने सैयद जुल्फ़िकार अब्बास जो जुल्फ़ी बुखारी के नाम से मारूफ हैं उन पर लगाए थे वो झूठे और बेबुनियाद थे। रेहाम खान ने जुल्फ़ी बुखारी के नाम मुआफ़ीनामा जारी कर दिया। लिखा कि न्यूयॉर्क में होटल की खरीदो फरोख्त में जुल्फ़ी बुखारी किसी करप्ट मंसूबे का हिस्सा नहीं थे। रेहाम खान ने वीडियो पैगाम में बाकायदा मुआफ़ी मांगी। इन तमाम चीज़ों की इशाअत पर जुल्फ़ी बुखारी को काफ़ी तकलीफ, परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिस पर मैं उनसे गैर मशरूत माफ़ी मांगती हूँ। मैंने हत्तक की इज्जत और कानूनी अखराजात की मद में रकम अदा करने पर इत्तफाक किया है। रेहाम खान ने 7 दिसंबर 2019 को पहली बार अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट पर जुल्फी बुखारी पर संगीन इल्जामात लगाए थे। कहा था कि जुल्फी बुखारी ने न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल की फरोख्त में करप्शन की, अकरबा परवरी की और सस्ते दामों मुल्की असासा बेच दिया और इस मंसूबे में वजीर आजम इमरान खान उनके शरीकेकार थे। सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म दे रखा है, मगर आगा सिराज दुरानी का 3 दिन से कुछ पता नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने चंद रोज पहले ही कहा था कि जियाले जेलों से नहीं डरते, जेलों में तो जियालों की ट्रेनिंग होती है। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं संजय साधवानी। हर जियाला के लिए जेल जाना जरूरी है, वहाँ जियालों का ट्रेनिंग होता है, जहाँ सालों का मुकाबला करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जियालों में बहादुरी की रूह फूंकने की कोशिश अक्सर करते रहते हैं, मगर जब जेलें जियालों को पुकारती हैं तो वो भाग जाते हैं। स्पीकर आगा सिराज दुरानी के मामले में भी यही हुआ। बुध 13 अक्टूबर को सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए आगा सिराज दुरानी समेत 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म दिया था, मगर उस दिन के बाद से आगा सिराज दुरानी का कोई पता नहीं चल रहा है। नैब की टीमें 3 रोज से डिफेंस कराची के खैबान तंजीम और खैबान मुहाफिज में वाक़ रहायश गाहों के चक्कर लगा रही हैं, दीगर जगहों पर भी छापे मार रही हैं, मगर आगा सिराज दुरानी का कुछ पता नहीं चल रहा है। हर जियाला के लिए जेल जाना जरूरी है, वहाँ जियालों का ट्रेनिंग होता है, जहाँ सालों का मुकाबला करते हैं। नैब हुक्काम का कहना है कि उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और वो आगा सिराज दुरानी को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। संजय साधवानी, समा, कराची। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद मदारबा तर्ज के अवाम से बड़े पैमाने पर फ्रॉड के केस कौन सा इदारा देखेगा, सवाल उठ गया। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने एहतसाब अदालत से मौसूल मुलजिम का केस ये कहकर वापस कर दिया कि किसी मुतालिका तफ्तीशी एजेंसी की रिपोर्ट के बगैर केस को नहीं सुन सकते। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा इस पेशरफ से मुतालिक। देखिए, अहम कानूनी सवाल सामने आ गया है, क्योंकि एहतसाब अदालत ने यह कहकर नायब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद जो इस तरह के केसेस थे वो सेशन कोर्ट्स को भेजना शुरू किए थे और इस सिलसिले में अब्दुल्ला नामी मुलजिम का पहला केस भेजा गया था सेशन कोर्ट को कि अब इस पर नायब का दायरा इख्तियार नहीं बाकी रहा, लेकिन सेशन जज ने आज वो फाइल वापस भेज दी है नायब कोर्ट को और ये कहा गया है सेशन जज की जानब से अपने हुक्मनामे में कि कानून के मुताबिक इस केस को अब अदालत नायब को ही वापस करे, क्योंकि सेशन कोर्ट जब तक किसी मुतलका प्रोसिक्यूशन ब्रांच, पुलिस या किसी ऐसी तफ्तीशी एजेंसी की जानिब से रिपोर्ट जमा न हो, इस केस को नहीं सुन सकती, क्योंकि अभी तक इस केस में जो तफ्तीशी हैं वो नैब से ही ताल्लुक रखते हैं, तो नैब का केस बराह रास्त तौर पर सेशन कोर्ट नहीं सुन सकती। यह अब फाइल वापस जज मोहम्मद बशीर को भिजवा दी गई है और साथ ये कहा गया है कि अगर आप इसे वापस करना चाहते हैं तो नैब के तफ्तीशी को ही वापस करें, सेशन कोर्ट इसको इस तरह से नहीं देख सकेगी। ये अहम एक मामला इसमें सामने आ गया है, क्योंकि तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक कहा गया था कि तमाम ज़ेर इल्तवा ट्रायल्स भी दीगर इदारों को मुंतकिल होंगे, लेकिन अब इस पे ऐसे केसेस में कौन सी तफ्तीशी एजेंसी होगी। ठीक है, ये सवाल ताहम बरकरार है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया सुहेल।
लाहौर में डेंगू के वार रोज बरोज बढ़ने लगे। शहर में केसेस की तादाद 4000 से तजावुज कर गई। अमवात में तेजी से इजाफे पर सेक्रेटरी सेहत ने रिपोर्ट तलब कर ली है। डेंगू मच्छर की 4 इकसाम सामने आने पर तहकीकारों ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल उमर। लाहौर के लिए डेंगू वबा का सख्त तरीन दिन। एक रोज में सबसे ज्यादा 373 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू केसेस की तादाद 4220 तक पहुंच गई। 1000 से ज्यादा मरीज गुज़श्ता 5 रोज में सामने आए। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू बुखार में मुब्तला मजीद 134 मुतासरीन दाखिल हो गए। शहर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की तादाद 837 हो गई। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने समा से गुफ्तगू में बताया कि लाहौर में डेंगू लार्वा तल्फ करने का अमल तेज कर दिया है। अंडर कंस्ट्रक्शन एरियाज जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश की वजह से, टायर स्पॉट्स हैं, फिर ग्रेव यार्ड हैं, सारी चीजों की सर्वेलेंस हो रही है। यहाँ तक कि कल के दिन के अंदर 50,000 से ज्यादा घर लाहौर के अंदर जो है दे वर अंडर सर्वेलेंस। तर्जुमान डेंगू सेल पंजाब प्रोफेसर असद असलम के मुताबिक तहकीकारों ने लाहौर में डेंगू की 4 इकसाम रिपोर्ट होने पर खतरे की घंटी बजाई है। एक शख्स को आज डेंगू 1 टाइप से डेंगू हुआ है और उसे रिकवर कर गया है, और बाद में अगर उसको खुदा खासा डेंगू 3 टाइप से होता है इन्फेक्शन, तो वो सीरियस होता है। लाहौर में डेंगू से मजीद 3 अमवात रिपोर्ट होने के बाद सूबे भर में जाँ बहक होने वालों की तादाद 23 हो गई है। तेजी से अमवात सामने आने पर सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। कराची शारा फैसल पर वाक़ नस्ला टावर के रिहायशियों को इमारत 15 दिन में खाली करना होगी। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद की जानिब से इश्तिहारात शाया करा दिए गए हैं। नस्ला टावर खाली ना किया तो रिहायशियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। साद साबरी की रिपोर्ट। कराची की शारा फैसल पर पूरी शान के साथ मौजूद नस्ला टावर के रिहायशियों को 15 दिन में इमारत खाली करना होगी। जिला इंतजामिया की जानिब से मकीनों को नोटिस भेज दिए गए और अखबारात में इश्तिहारात भी शाया करा दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद की जानिब से अखबारात में शाया किए गए इश्तिहार में कहा गया कि नस्ला टावर के मकीन 30 अक्टूबर तक इमारत खाली कर दें, बसूरत दीगर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इश्तिहारात के मुताबिक इससे पहले भी नस्ला टावर के बिल्डर और रिहायशियों को 2 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में कमिश्नर कराची और मुख्तियार कार फिरोजाबाद की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट में वाजे कर दिया गया था कि नस्ला टावर का एक हिस्सा शारा फैसल की सर्विस रोड पर बना हुआ है। ये पैराग्राफ नंबर 4 है जजमेंट का, उसमें मुख्तार कार की रिपोर्ट का जिक्र है। अलॉटियों को नहीं बताया कि मैंने सरकारी ज़मीन पे प्लॉट बना दिया है और आपसे पैसे लेके और आपको कह रहा हूँ कि लीजें ले लो, लेकिन अब जुआ हार गए हैं। तो अब गलत घोड़े पे पैसे लगाए थे, घोड़ा बैठ गया, तो अब भुगतना तो पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जून के फैसले में बिल्डर को हुक्म दिया था कि वो 3 माह में रिहायशियों को रकम वापस करे। पैसे तो देने हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो मेरा जो व्यू कहता है विस्डम वो यही है कि जो लिए हैं वो देने हैं। अब जो मार्केट वैल्यू बढ़ गई है या भूल गई है या स्वेलो हो गई है, क्या कहते हैं, कोई इकोनॉमिक टर्म होती है, तो वो उसको नहीं देनी है। इस अदालती हुक्म के चंद माह बाद समा ने नस्ला टावर के बिल्डर से अलॉटीज की रकम की वापसी का सवाल किया था, तो उसने साफ इनकार कर दिया था। आप पाकिस्तान छोड़ के जाने का इरादा तो नहीं रखते? जमीन बोझ करने के बाद बिल्डर उनको पैसे भी दे तो बिल्डर कहाँ से देगा? ये इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट खड़ा है ये किसी कॉस्ट पे खड़ा है, ऐसे हवा में तो नहीं खड़ा है। हम कहां से पैसे दे पाएंगे? बिल्डर और मकीनों की नजरसानी अपील भी मुस्तरद होने के बाद नस्ला टावर के इन्हदाम का हुक्म हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका है, मगर बिल्डर अब भी अलॉटीज को फ्रॉड के साथ बेचे गए फ्लैटों की रकम वापस करने में लैतो लाल से काम ले रहा है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान और राशिद इशरत के साथ साद साबरी, समा, कराची। नस्ला टावर के अलॉटीज को मार्केट रेट के मुताबिक मुआवजा दिया जाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सिंध हुकूमत से मुतालबा कर दिया। एक्सपो सेंटर में गुफ्तगू करते हुए इमरान इस्माइल ने कहा कि नस्ला टावर में बेज़ाब्तगियां हैं, तामीर करने वालों को सख्त सजा दी जाए। नस्ला टावर में कानूनी बेज़ाब्तगियां ज़रूर हैं, लेकिन नस्ला टावर की जो अलॉटमेंट थी वो किसने की थी, किसने करवाई थी, किसके नाम हुई थी, उन सब लोगों का जो जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, जो रह रहे हैं वो तो बेचारे मासूम लोग हैं, क्योंकि उन्हें तो ये मालूम ही नहीं था कि ज़मीन के अंदर कोई इशू है। सिंध हुकूमत को चाहिए कि जो जिन लोगों का नुकसान हो रहा है उन्हें 100% मार्केट रेट के हिसाब से उनको केटर किया जाए, और वो लोग जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया गैर कानूनी प्लॉट पर, उन्हें करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए।
पाकिस्तान चौक के करीब इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। इमारत के नीचे खड़ी कार तबाह हो गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, बताइएगा इस वाक़े से मुतालिक। जी रमीज, बिल्कुल पाकिस्तान चौक पर ये एक इमारत है, पुरानी इमारत है, जिसकी आखिरी मंजिल का जो गैलरी है उसका कुछ हिस्सा जमीन पर गिर गया, जिसकी वजह से ग्राउंड पर खड़ी हुई जो गाड़ी थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि उस वक्त कुछ लोग नीचे मौजूद थे जो वहां से भाग गए और अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ। इस बिल्डिंग के जो दीगर मकीन है उनमें खौफ हरास पाया जाता है, क्योंकि जो गैलरी एक फ्लैट की गिरी है, जबकि दीगर जो पुराने फ्लैट हैं आखिरी फ्लोर के, उनकी गैलरियां भी खस्ता हाली का शिकार हैं। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया संजय। सादिकाबाद में डाकुओं के हाथों 9 अफराद को कत्ल हुए 5 दिन गुजर गए। पुलिस ताहाल हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ऑपरेशन शुरू हुआ, ना ही किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया जा सका। इमरान आसिफ की रिपोर्ट। 9 बेगुनाह जानें चली गईं। अंधड़ गैंग की वजह से सादिकाबाद वाले रातों को सो नहीं पा रहे, लेकिन पुलिस अब तक हिकमत अमली बनाने में ही मसरूफ है। नए तैनात डीपीओ को भी मीटिंग से फुर्सत नहीं। अंधड़ गैंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी के एमपीए मुमताज चांग भी मैदान में आ गए। वजीर आजम और आर्मी चीफ समेत आला हुकाम को ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया। यहाँ पे ना ही कोई आला क़ियादत आई है, ना ही वर्षा के सर पे कोई हाथ रखा गया है, ना ही कोई दहशतगर्द पकड़ा गया है, ना ही उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन किया गया है। बराए मेहरबानी ये जितना जल्दी हो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें। एक ही खानदान के 9 अफराद कत्ल कर दिए, मगर हमदर्दी के लिए कोई हुकूमती नुमाइंदा तक न आया। जंगल का कानून होता है, वो यह जंगल का कानून उससे भी बदतर हालत हुई भी। पुलिस ने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन शुरू करने का दावा किया था, जो अब तक दिखावा साबित हुआ। अंदर गैंग का एक भी कारिंदा कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। क्रिकेट की आलमी जंग में बस 2 रोज बाकी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गई। बाबर आजम कहते हैं टीम पर भरोसा रखें, सपोर्ट करें और दुआ करते रहें। हिंदुत्व के जुनून में भारत औकात भूल गया। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का दावा कर डाला। लगता है भारतीय सियासतदान चीनी फौज के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त का बदला पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल कर निकाल रहे हैं। क्या भारत अभिनंदन को भूल गया? इस पर मजीद बात करते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान खान, बताइएगा कि एक बार फिर से पाकिस्तान मुखालिफ बयानात आ रहे हैं। भारत आखिर क्या चाहता है, क्यों बौखलाहट का शिकार है? जी बिल्कुल, भारत जो है वो फौजी ताकत के घुमंड में झूठे दावे जो है वो करता है, जो कि हर बार बेनकाब होते हैं। और इस बार भी इलेक्शन में शिकस्त से बचने के लिए बीजेपी हस्बे रिवायत ऊंचे हथकंडों पर उतर आई है। अमित शाह के सर्जिकल स्ट्राइक के खोखले दावे जो हैं वो भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। और गुलवान वादी में जो चीन के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त थी उसके दाग मिटाने के भी जतन ये दिखाई देते हैं। और भारतीय फौज की चीनी फौज के हाथों इबरतनाक रुसवाई से दुनिया भर में कली खुल गई और भारतीय लीडर अपनी खिफत मिटाने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो है वो एक बार फिर मंसूबा बना रहा है, लेकिन उसको सोचने से भी पहले पुलवामा ड्रामे के बाद की जिल्लत को याद रखना चाहिए। और पहले चीन के हाथों जो पिटाई हुई थी अपने सिपाहियों की, वो मरहम पट्टी भी अभी मेरा ख्याल मुकम्मल नहीं हुई होगी कि भारत जो है वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। और अब मेरा ख्याल है किसी और अभिनंदन को पाकिस्तान भेजना चाहिए चाय पीने के लिए। और मकार दुश्मन को ये भी याद रखना चाहिए कि बेवकूफ़ाना जारियत का पहले से भी बदतर जवाब जो है वो पाकिस्तान की जानिब से मिलेगा। और इस किस्म की हरकतें करके एक बार फिर इलेक्शन से जो है वो जीत के लिए ये सारे हथकंडे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अमित शाह सर्जिकल स्ट्राइक के खोखले दावे कर रहे हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया उस्मान। अफगानिस्तान से एक अफसोसनाक खबर दें। शुमाली सूबे कंधार की मस्जिद फातिमा में नमाज जुमा के दौरान धमाका हुआ है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाके के बाद मस्जिद में जख्मियों और शहीद होने वालों की लाशें पड़ी थी। आखिरी इतलात आने तक 25 नमाजी शहीद और 40 से ज्यादा जख्मी हुए। हुक्काम ने मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। वफाकी वजीर हमाद अजहर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स किरायों का ये जो 150 से बढ़ के 2500-3000 तक जाने हैं, ये बोझ न पड़ना था। दूसरा, अब ज़रूरी ये है कि क्योंकि चलें इन्होंने कमिट कर लिया, सॉवरन गारंटियाँ दे दी नून लीग की हुकूमत ने, तो अब बिजली की कैपेसिटी आ गई है सिस्टम में। अब हमें डिमांड जनरेट करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम अब्जॉर्ब कर सकें। तो हुकूमत ने उसके लिए भी इकदाम उठाए, हमारी हुकूमत ने। हम एक इंडस्ट्रियल पैकेज लेके आए सामने जो बड़ा कामयाब हुआ। हमें 15% तक पिछले साल की बनिस्बत इजाफा नज़र आ रहा है। उसकी वजह से
इंडस्ट्रियल यूजेज जो है बिजली का, उसके अंदर ओवरऑल भी हमें 6 से 10% इजाफा नज़र आ रहा है बिजली की खपत में। ये बेसिकली पैकेज ये है कि पीक आवर्स हमने सनत के लिए ख़त्म कर दिए और जितनी वो इजाफी बिजली 2018-19 से इस्तेमाल करते हैं उस पर उनको कोई 5 से 7 रुपये यूनिट का डिस्काउंट मिलता है। तो ये 12.96 रुपये की उन्हें बिजली मिलती है। बड़ा ये पॉपुलर पैकेज हुआ। इसी पैकेज की तर्ज नज़र हमने इस साल एक और पैकेज अनाउंस किया जिसको सीजनल इलेक्ट्रिसिटी पैकेज कहते हैं, यानी कि पिछले साल की बनिस्बत जो घरेलू सार्फिन या कमर्शल सार्फिन वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो जो वो एक्स्ट्रा यूनिट इस्तेमाल करेंगे उस पर उन्हें 5 से 7 रुपये यूनिट डिस्काउंट मिलेगा। वो यूनिट उनको 12.96 रुपये का पड़ेगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे भी हमें हमारे ऑफ पीक सीज़न में इस साल बिजली की खपत में कुछ इजाफा नज़र आएगा। गवर्नमेंट ने अपने ही जो पुराने जेनकोस थे उनको बंद किया, जो सिर्फ वहाँ पे लोग बैठे तनख्वाहें ले रहे थे और उनको हम मेंटेनेंस करते थे और वो पूरा साल तकरीबन नहीं चलते थे। हमने उनको काफ़ियों को बंद कर दिया और रिकवरीज़ में और लॉसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आई। यहाँ तक कि नेपरा ने अपना 15% से 13% पे टारगेट रिवाइज़ कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि आप अब हमारा जो पुराना टारगेट है 15% वाला लॉसेस का वो आप अचीव करने के करीब हैं। तो रिकवरीज़ में और लॉसेस में भी पिछले 3 साल से बतदरीज इम्प्रूवमेंट आ रही है। लेकिन इस सब के बावजूद बिजली जिस कीमत पे हुकूमत ख़रीद रही है और जिस कीमत पे हुकूमत बिजली बेच रही है उसमें एक फ़र्क आ रहा है तकरीबन 1.5-2 रुपये का। और ये 1.5-2 रुपये का फ़र्क जब आप अरबों यूनिट पे लेके जाते हैं जो साल के हम कंज्यूम करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। और यही बुनियादी वजह है गर्दिशी कर्ज़ों की। जो लॉसेस हैं और रिकवरीज़ हैं इस पर अक्सर बात होती है कि इस पर फोकस किया जाए और हम कर रहे हैं, उसमें बेहतरी भी आ रही है, लेकिन वो 10 से 15% है सिर्फ सर्कुलर डेट के फ़्लो में। बाकी 80% से ज़्यादा जो है वो ये कैपेसिटी पेमेंट्स हैं जो इसके अंदर शामिल हो रही हैं हमारे गर्दिशी कर्ज़े में। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।